हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 22 दिसंबर 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम लोग। आज का पहला आर्टिकल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या शेयर है प्रीमियम सब्सिडी में, उसके विषय में डिस्कस किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्या क्या प्रोविजंस हैं वो देखेंगे, लॉन्च कब हुआ था ये सब देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीफ 2020 सीजन से, यानी लास्ट ईयर 2020 की बात कर रहा हूँ, जुलाई सीजन से क्या किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रिवैम्प कर दिया था। इसके तहत ये हुआ था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न यानी उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए प्रीमियम सब्सिडी का शेयर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में 50-50% था, वो इंक्रीज करके 90:10 कर दिया गया। यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर कोई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस लेता है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रीमियम सब्सिडी है उसका 90:10 के रूप में बेयर करेंगी। बाकी जो अदर स्टेट्स हैं वो 50-50% बेयर किए जाएंगे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट को 50% अमाउंट देता है उन स्मार्टफोन के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा फार्मर्स को दिए जाते हैं। फार्मर्स क्या करेंगे इससे, देखिए, क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस को रिपोर्ट करेंगे और ये नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के थ्रू होगा। अब देखिए, क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस, क्रॉप कल्टीवेट कर दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, आपने इंश्योरेंस भी ले लिया, उसके बाद की जानकारी नहीं है, तो उसके बाद की जानकारी लेने के लिए ये आपका क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस मेथड रखा गया है, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पे अपलोड होता है, ताकि जो ये पोर्टल है इसके थ्रू जानकारी मिल सके कि इस एरिया में क्रॉप कटिंग कैसे होता है, कितना अनाज का उत्पादन होता है, ताकि फ्यूचर में जो ये इंश्योरेंस स्कीम है इसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अलावा वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए भी 50% अमाउंट देता है अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इस्टेब्लिश करते हैं पीपीपी मोड में। तो आप देख लीजिए, पहली बात तो प्रीमियम सब्सिडी देख लीजिए, 90:10 का रेशियो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, अदर्स के लिए 50-50%। स्मार्टफोन खरीदने के लिए 50% स्टेट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट को। फिर वायबिलिटी गैप फंडिंग इस्टेब्लिश करने के लिए 50% फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखिए जनवरी 2016 में लॉन्च की गई थी, 5 वर्ष इसने कंप्लीट कर लिए हैं जनवरी 2021 में। फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो 5 वर्ष हो गए हैं, इसको याद रखना है। इसमें क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कवर किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी फसल लगी हुई है वो तो कवर की ही जाएगी। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कवर किया जाता है, बिल्कुल। कटाई के बाद अगर खलिहान में ही फसल पड़ी है तब भी उसको कवर किया जाता है, याद रखिएगा। प्रीमियम कैसे है, ये तो बहुत रट गया हो, ना ही अभी एग्जाम में पूछते हैं। देखिए, खरीफ क्रॉप्स के लिए 2% फार्मर्स द्वारा पे किया जाता है, रबी क्रॉप के लिए फार्मर्स जो है 1.5% पे करते हैं। वहीं अगर हॉर्टिकल्चर या फिर कॉमर्शियल क्रॉप है, जैसे कॉमर्शियल क्रॉप मतलब पेपरमेंट होती है जैसे आपकी, है ना, जूट वगैरह होती है, उसके लिए 5%। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। पहले ये जब स्कीम लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो उन फार्मर्स के लिए कंपलसरी थी जिन्होंने लोन लिया था या केसीसी के थ्रू, लेकिन लास्ट ईयर ये हटा दिया गया है। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि अनइरिगेटेड एरिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीमियम सब्सिडी है वो 30% है अनइरिगेटेड एरियाज में, और इरिगेटेड एरियाज में 25%। यानी सपोज करिए प्रीमियम पे सब्सिडी फार्मर को दे दी जाती है, भाई फार्मर कितना पे कर रहा है, 2%, ठीक है। जो लागत आई उसका 2% फार्मर पे कर रहा है अपनी क्रॉप पे। 98% प्रीमियम का जो अमाउंट बचा उसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करते थे पहले इक्वली, लेकिन अब इक्वली नहीं बेयर करते हैं। अब जो ये बचता है 98%, इसका 50% अमाउंट तो पहले मतलब 30% अमाउंट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर कर लेता है, और बाकी जो 70% अमाउंट बचता है वो स्टेट गवर्नमेंट अनइरिगेटेड एरिया में। इरिगेटेड एरियाज हुआ तो वहाँ पे 75-25 का रेशियो रहता है, तो 25 सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करता है, 75 स्टेट गवर्नमेंट। और इरिगेटेड एरिया या फिर अनइरिगेटेड एरिया कैसे डिफाइन होगी, तो इरिगेटेड एरियाज वो माने जाएंगे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे 50% से ज़्यादा लैंड इरिगेटेड है। ऐसा नहीं कि 10% इरिगेटेड है तो उसके लिए अलग सब्सिडी आ रही है, और जो 90% अनइरिगेटेड है उसके लिए अलग। पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट मान लिया जाएगा, उसी हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। अगला आर्टिकल है ग्राम न्यायालय से रिलेटेड। 10 राज्यों में 256 ग्राम न्यायालय ऑपरेशनल हैं। हालांकि अप्रूवल बहुत हुए थे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का इनिशिएटिव है। देख लीजिए, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में पास हुआ था। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि ग्राम न्यायालय क्या सिविल और आपराधिक क्रिमिनल मतलब कि क्राइम से रिलेटेड दोनों में देख सकते हैं। तो
दोनों तरह के वाद विवाद को हल कर सकते हैं ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय इवन इसीलिए बनाए गए थे कि लोग जो है थाने कम पहुँचे, जेलों में कम भरे जाए, न्यायालय कम पहुँचे। ग्राम न्यायालय में एक न्यायाधिकारी अपॉइंट किया जाता है, लेकिन न्यायाधिकारी की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। इतना याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे या ना करे इससे भी कोई मतलब पूछने वाला है नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्या किया? जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट करने का कोई प्रोविजन नहीं किया, कंपलसरी नहीं किया। तो ये जो जुडिशियल ऑफिसर यानी न्याय अधिकारी, इसको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की, याद रखिएगा। यूपीएससी में स्टेट बना लेते, क्या बना लेते हैं? स्टेटमेंट। ग्राम न्यायालय में जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की, स्टेट गवर्नमेंट की, हाई कोर्ट की, ऐसे। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि वो ग्राम न्यायालय स्थापित करे उसी राज्य के हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके। इंडिया में 476 ग्राम न्यायालय को नोटिफाई किया गया है 15 राज्यों के लिए। 10 राज्यों में 256 ग्राम न्यायालय ऑपरेशनल हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं इमेज में, सबसे ज़्यादा ग्राम न्यायालय ऑपरेशनल हैं एमपी में। इवन जितने अप्रूव हैं उतने सारे ऑपरेशनल, देखिए 89 अप्रूव हैं एमपी में, 89 ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी जितने अप्रूव हैं उतने ऑपरेशनल हैं। देखते हैं सबसे ज़्यादा अप्रूव कहाँ हैं। ये देख लीजिए आप, ग्राम न्यायालय यूपी में सबसे ज़्यादा अप्रूव हैं 113। ऑपरेशनल कितने हैं? जय हो। अब आप ये देख लीजिए, एमपी में सबसे ज़्यादा अप्रूव भी हैं, सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल हैं। जितने अप्रूव हैं उतने ऑपरेशनल हैं। बाकी समय अप्रूव ऑपरेशनल तो सेम हैं, लेकिन तेलंगाना में देखिए 55 अप्रूव हैं, 0। अब इसमें एक दिक्कत ये भी चल रही थी कि 2008 में एक्ट आया था, फिर तेलंगाना के लिए अप्रूव हो गया, आंध्र प्रदेश के लिए भी अप्रूव नहीं हुआ। ये सब भी देखनी है बातें। बाद में क्या हुआ, रिसेंटली 2020-21 के आसपास थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करवाया गया ग्राम न्यायालय का कि भाई काम कर रहे हैं कि ऐसे ही रुपए ले रहे हैं। तो नीति आयोग ने किया, नीति आयोग ने कहा भाई थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, हमारे तो दिखता नहीं, पता नहीं कहाँ से काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम, ग्राम न्यायालय की स्कीम 5 वर्ष के लिए और एक्सटेंड कर दी। 2021 से 2026 तक के लिए 50 करोड़ की बजटरी एलोकेशन भी दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इनकरेज करती है कि भैया ग्राम न्यायालय सेटअप किया है, और इसके लिए वो फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? देखिए, जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, नॉन रिकरिंग मतलब हर महीने ना होने वाले, यानी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ग्राम न्यायालय के लिए, एक बार आपने लैपटॉप खरीद लिया, टेबल कुर्सी मेज खरीद लिया, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हो गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? ग्राम न्यायालय सेटअप करने के लिए नॉन रिकरिंग एक्सपेंस के लिए एक ग्राम न्यायालय के लिए 18 लाख रुपए देती है। यानी एक बार अगर सेटल हो रहा है तो आपको एक ग्राम न्यायालय के 18 लाख रुपए मिल जाएंगे। और रिकरिंग एक्सपेंसेस के लिए देखिए, पहले 3 वर्षों तक, यानी ग्राम न्यायालय सेटअप हो गया तो रिकरिंग एक्सपेंसेस, सैलरी हुआ, जो मंथली बिजली का बिल हुआ, इन सबको मिला लें तो 3.20 लाख पर ईयर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो ये रखिए, रिकरिंग के लिए 3.2 लाख पर ईयर 3 वर्षों तक के लिए, नॉन रिकरिंग के लिए 18 लाख रुपीस बस, क्योंकि नॉन रिकरिंग एक ही बार दिया जाता है। अगला आर्टिकल है, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री की स्टेटस देने की तैयारी चल रही है। कैसे चले? देखिए, चाइना में एक तरह की इंडस्ट्री ही है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री के तौर पे। अमेरिका में बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, मतलब कि यहाँ पे इतने इतने फार्म होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अमेरिका वगैरह में चलती है। हमारे यहाँ पर इतने इतने छोटे छोटे खेत होते हैं, उत्पादन नहीं हो पाता है। अमेरिका में क्या होता है, इतना बड़ा एक खेत होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाता है, भैया कल्टीवेशन करो, हमें दे दो। अब इतने यहाँ इंडिया में 100 खेत आ जाएंगे। तो इसीलिए कई बार अमेरिका में आपने देखा होगा कि जो ग्लाइडर होता है उससे यूरिया वगैरह, यानी जो आपकी फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनका छिड़काव किया जाता है। अब आप सोचेंगे अमेरिका वगैरह देखा होगा, सर कहाँ गए हैं हम, तो नहीं भैया, यूट्यूब पे अवेलेबल है वीडियो, आप देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर देश की इकोनॉमी में एक बेहतरीन रोल प्ले करता है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर बेहतरीन रोल प्ले करता है, इस समय 17.5% के आसपास एग्रीकल्चर का रेशियो है किसमें? इंडियन इकोनॉमी है। और यही जॉब की बात की जाए तो 50% से ऊपर लोगों को जॉब देता है। तो जॉब देता है 50% से ऊपर पॉपुलेशन को, लेकिन रोल कितना है? 17.5%, यानी एक पाँचवें हिस्से से कम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ काम किया है कि भैया 2013-14 में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो बजट एलोकेशन होता था वो लगभग 22,000 करोड़, कितना? 22,000 करोड़ के आसपास होता था। लेकिन 2021-22 में कितना हुआ है? 1,23,000 करोड़ हुआ है। तो अगर एग्रीकल्चर देश की इकोनॉमी के लिए कुछ कर रहा है तो गवर्नमेंट भी एग्रीकल्चर के सबसे ज़्यादा कर रही है। गवर्नमेंट ने एमएसपी इंक्रीज कर दिया है। एमएसपी कैसे इंक्रीज किया है? A2 + FL + 50%, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन + 50%। ये है आपकी
क्या, MSP 2018-19 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रूल अपनाया है। A2 एक्रीडिएटेड कॉस्ट हो गई आपकी, FL फैमिली लेबर हो गया, और इसको लगने के बाद जितना भी आया उसमें 50% ऐड करके हमेशा MSP दी जाती है। पैडी की MSP आप देख लीजिए 2013-14 में कितनी थी, 1310 रुपये, 43% इंक्रीज़ हुआ है पिछले 6 से 7 वर्षों में पैडी की MSP में। वहीं वीट के MSP में आप देख लीजिए यहाँ पे 1975 हो गई, 1400 थी, लगभग सेम इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है। तो पैडी और वीट के MSP में 45% के आसपास इंक्रीज़ देखने को मिला है। गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव भी लॉन्च किए हैं ताकि फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सके और एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडस्ट्री के रूप में दिखाया जा सके। जैसे इंडस्ट्री में जॉब ज़्यादा लगती है, वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ लोग बढ़ें। हम लोग वरना एग्रीकल्चर छोड़ भी रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया, दिसंबर 2018 में लॉन्च कर दिया गया, फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे। लेकिन पहली किस्त कब से दी गई थी, दिसंबर 2018 से। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनका दिमाग तो आपको पता ही कैसे चलता है। उन्होंने सोचा कि इलेक्शन के पहले 2 किस्तें चली जाए फार्मर्स के अकाउंट में, तो भैया तो इस हिसाब से दिसंबर 2018 में पहली किस्त आई, तो 6000 एक वर्ष में दिए जाते हैं, यानी 2000 हर 4 माह पे। पहले कुछ क्राइटेरिया था, अब क्राइटेरिया भी नहीं, सभी फार्मर्स को दिए जाते हैं। 1.6 लाख करोड़ अभी तक रिलीज़ किया चुके हैं 11 करोड़ फार्मर्स के लिए, तो 1.6 लाख करोड़ रुपये दिया जा चुका है फार्मर्स के अकाउंट में। फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी स्कीम क्या है, फिक्स पेंशन 3000 रुपये की दी जाएगी 60 वर्ष की एज के बाद स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड 2015 से 1998 में आया था। खैर 2015 से सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या किया, 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड लॉन्च कर दिए, राजस्थान से लॉन्च हुए थे मेरे ख्याल से, आपको पता ही है। सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या होता है कि आपको सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की स्थिति कैसी है उसके विषय में बताया जाता है। 2 वर्ष के साइकिल पे होता है, उसके बाद आप उसी हिसाब से अपनी फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। तो सॉइल हेल्थ कार्ड ये भी हो गया। परंपरागत कृषि विकास योजना ये मैं आपको बताया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की थी। 50,000 रुपये पर हेक्टेयर 3 वर्ष में एक बार हर फार्मर को दिया जाता है। और मैंने आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए अलग बताई थी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। तो इंडस्ट्री के रूप में एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो। सॉइल हेल्थ कार्ड में मेरे ख्याल से देख लीजिएगा आप कितने न्यूट्रिएंट हैं। अभी सॉइल हेल्थ कार्ड किसी दिन पढ़ाएंगे अलग से, तो उसमें देख लेंगे। हालांकि PIB कई सारी वीडियोस में वो डिस्कस कर चुका हूँ। डेली करंट अफेयर्स अगर आप देखते हैं तो उसमें भी डिस्कस किया है। अगला आर्टिकल देखते हैं, अमृत 2.0 की बात करेंगे। पर्पज़ ये है कि 100% सीवेज सेप्टेज मैनेजमेंट हो सके 500 अमृत सिटीज़ में। देख लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी जी की जयंती से एक दिन पहले अमृत 2.0 लॉन्च किया था। अमृत 2.0 देखिए, इसका मेन पर्पज़ है सीवेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई को इंश्योर करता है और स्वच्छता को बढ़ावा देता है। तो ये जो 500 सिटीज़ हैं इसमें वाटर सप्लाई की कवरेज को इंश्योर करता है, तो क्वालिटी लेवल पर आपको जल मिल सके 500 सिटीज़ में, इसीलिए लॉन्च किया गया था अमृत। तो फर्स्ट फेज़ हुआ है हाल ही में पेयजल सर्वेक्षण का, उन 500 सिटीज़ में क्या किया, नीति आयोग ने इसके अलावा थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन भी करवाया है इस अमृत का भी, साथ ही साथ कई सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनका भी। ये देख लीजिए, इस रिपोर्ट के हिसाब से अमृत स्कीम को कई सारे पैरामीटर्स पर एसेस किया गया, इम्पैक्ट, इक्विटी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, इन सारे पैरामीटर पर जो है असेस किया गया है अमृत स्कीम को, और उसका रिजल्ट क्या आया है वो दिया गया है वापस नीति आयोग के पास। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो अमृत स्कीम है, अब अमृत 2.0 जारी हुई है कब, 2021 में। अमृत जो इनिशियल तौर पे लॉन्च हुई थी वो जून 2015 में लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। 1 लाख करोड़ का बजट एलोकेशन था। फर्स्ट स्कीम थी जो नेशनल वाटर मिशन पर फोकस करती थी, बाद में जल जीवन मिशन आया वो अलग से। इसमें 500 सिटीज़ थी, 60% अर्बन पॉपुलेशन को कवर किया गया 500 सिटीज़ में। तो ये 500 सिटीज़ जो है
60% अर्बन पॉपुलेशन को देश की कवर करती हैं। 6 ईयर हो गए हैं अमृत स्कीम के। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस दौरान एक ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज किया। ये ऑनलाइन इवेंट सिर्फ अमृत स्कीम का नहीं है, क्योंकि 45 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के, तो इसलिए जून 25, 2021 को ये अमृत और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के इवेंट के तौर पर ये ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। मतलब इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर ये ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। टेरी ने कहा है कि अमृत स्कीम अगर ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाती है तो 84.6 लाख टन कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करेगा। अब देख लीजिए आप, संपूर्ण सुकन्या ग्राम, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ध्यान दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। तो वो आएंगे आपके संपूर्ण सुकन्या ग्राम में। 19,535 जो है विलेजेस को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया चुका है। गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि सक्सेसफुली सुकन्या समृद्धि योजना को इम्प्लीमेंट किया जा सके और गर्ल्स चाइल्ड को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके। सर्व शिक्षा अभियान को इंश्योर करने के लिए संपूर्ण सुकन्या ग्राम कैंपेन लॉन्च किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च हुई थी, उसी के बाद इसको इनिशियल तौर पे लॉन्च किया गया। और ये देखिए संपूर्ण सुकन्या विलेजेस, ये कम से कम 5 गांव को सिलेक्ट करने की बात की गई थी और ऐसे करके 31 मार्च 2021 तक 19,500 विलेजेस को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया जा चुका है। ये देख लीजिए, टू कवर ओपनिंग द सुकन्या समृद्धि अकाउंट फॉर ऑल एलिजिबल गर्ल चाइल्ड इन दैट विलेज। इसका मतलब ये है, संपूर्ण सुकन्या ग्राम का मतलब ये है कि उस गांव में जितनी भी गर्ल चाइल्ड हैं उनका अकाउंट जरूर ओपन है। और सुकन्या समृद्धि योजना में आपको पता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि 18 साल तक अगर आप पर ईयर सपोज करो आप कैसे करके 1 लाख रुपए जमा कर देते हो, 18 लाख रुपए जमा कर देते हो कैसे भी करके, 18 लाख नहीं चलो 50,000 ही जमा कर देते हो 18 साल तक, तो ये 9 लाख आपने जमा किए और आपको मिलेंगे कितने, लगभग 35 से 36 लाख मिलेंगे जब बेटी की शादी की उम्र हो जाएगी, यानी 21 वर्ष। सुकन्या समृद्धि योजना स्मॉल सेविंग स्कीम है। स्मॉल सेविंग स्कीम में क्या होता है, क्वार्टरली तौर पर इसका इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आती है, इसका इंटरेस्ट रेट सब कुछ वही देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पानीपत हरियाणा से लॉन्च की थी स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की थी 22 जनवरी 2015 को। उसी के तहत सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन किए गए। पोस्ट ऑफिस, कमर्शियल बैंक हर जगह खोले जा चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के लिए 100 करोड़ अनाउंस किए गए थे। खास करके उन डिस्ट्रिक्ट्स पर या फिर स्टेट में फोकस किया जा रहा था जहाँ का लिंगानुपात बहुत कम था। 2001 की जनगणना के हिसाब से देश में 0 to 6 ईयर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो कितना था, 927, लेकिन 2011 की जनगणना में ये 918 आ गया। तो आप देख रहे हैं लिंगानुपात काफ़ी कम हुआ। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला था, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की गई। अगला आर्टिकल है 68% प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अकाउंट जो है वह वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के पास हैं और जितना भी अमाउंट सैंक्शन किया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन उसमें 44% वुमेन एंटरप्रेन्योर के पास आ गया है। हम जैसे लोगों को जाता है तो मिलता ही नहीं, और पता नहीं बैंक वाले अपने रिश्तेदारों को, हमारे गांव में तो किसी को नहीं मिला मुद्रा लोन। कई सारी महिलाओं ने अपने अपने बिजनेस स्टार्ट किए, छोटे मोटे ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा लोन नहीं मिलता। और ये करप्शन इस लेवल पे है कि बैंक वाले अपने रिश्तेदारों को देते हैं या किसी को भी। अगर एक बार इंक्वायरी की जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक बार ऑडिट थर्ड पार्टी किया जाए, मतलब कि गवर्नमेंट एजेंसी ना हो, तो पता चलेगा कि 80% लोन ऐसे लोगों को दिया हो जानकारी में होंगे कहीं ना कहीं बैंक एम्प्लॉय के। ये देख लीजिए आप, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें 10 लाख तक का मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है। नाबार्ड के एग्जाम में भी आया, और इससे पहले भी 50 बार आपको पढ़ा चुका हूँ, तो नाबार्ड के एग्जाम में आया या किसी भी एग्जाम में आए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, तो आप आराम से टिक कर ही सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं था मेरे को। ये 10 लाख तक का जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को, मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर के लिए। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो मुद्रा करके माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी है, मुद्रा यूनिट सिडबी के तहत आती है, वो डायरेक्टली तो लोन देती नहीं, वो किसी बैंक को लोन देती है कि भैया आपको इनको लोन, जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड डायरेक्टली लोन नहीं देता, वैसे ही मुद्रा यूनिट भी डायरेक्टली लोन नहीं देते हैं। करंट फाइनेंशियल की बात करें 3 लाख करोड़ जो है सैंक्शन होना है। अब इसमें देखिए आप, अभी तक पूरे देश में 32 करोड़ लोगों के अकाउंट में मुद्रा लोन जा चुका है, 32 करोड़ लोगों, जिसमें 17 लाख करोड़ सैंक्शन हुए। इस 32 करोड़ में से 68% महिलाएं हैं, कितनी, 68%, और 44% अमाउंट जो है महिलाओं को गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 10 लाख तक का लोन मैक्सिमम मिल सकता है नॉन कॉर्पोरेट नॉन फॉर्म
स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस को। समझ गया आप। पहली बात तो फार्म एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए, ऐसा नहीं KCC के हिसाब से कृषि के लिए, कहीं कि इस बार खेत में पानी लगाना है, लो रुपये लो भैया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च की थी। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी सिडबी के तहत कार्य करती है। ये बैंकों को लोन देती है और बैंक हमें लोन देता है। मुद्रा 3 शिशु किशोर तरुण, ये देख लीजिए, शिशु में 50,000, किशोर में 5 लाख तक का 50,000 से पास, तरुण में 10 लाख तक का लोन कोलेट्रल फ्री होते हैं। तो ये बेसिक टर्म हमें पता चल गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। अब ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लोरेशन, देखिए जो हमारे फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, उनके कल्टीवेशन, उनके इरिगेशन के लिए नहरों का बंदोबस्त किया गया, लेकिन नहरों में पानी आया ही नहीं, तो लोगों ने क्या ट्यूबवेल यूज़ करने शुरू कर दिया, और ट्यूबवेल से हमारा ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से अब पानी की पीने की भी दिक्कतें हैं। डायनेमिक ग्राउंड वाटर सोर्स जो कंट्री के हैं उनको पीरियडिकली, यानी कभी कभी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एनालाइज किया जाता है कि भैया पानी कैसा है, ख़त्म तो नहीं हो रहा है, या फिर उसमें जो है जो अदर एलिमेंट्स हैं वो डैमेज तो नहीं कर पानी की क्वालिटी को, ठीक है। तो ये देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे फील्ड असेसमेंट किए हैं सेंटर के साथ मिलकर, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के साथ मिलकर, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, उनको एनालाइज किया है। जल में कहाँ पर, मतलब कि आप कभी कभी पढ़ते होंगे कि यहाँ पे आयरन ज़्यादा है, यहाँ पे कोई और एलिमेंट ज़्यादा है, ऐसे ही पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड आपको जल मिलेगा। ये देख लीजिए, ये एरिया जो है मोस्ट एक्सप्लॉइटेड है। वैसे यहाँ पे है ही नहीं पानी, और एक्सप्लॉइटेड इसीलिए। पंजाब देखिए, पंजाब रेड है, पंजाब रेड होने मतलब क्योंकि इरिगेशन है ये ट्यूबवेल से ही होता है पंजाब में। सबसे कम जो सेफ माना जाए तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सेफ है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे जो कल्टीवेशन होता है तो नदियों द्वारा ही कर लिया जाता है, इसीलिए तो ग्राउंड वाटर मोस्टली यूज़ नहीं होता है। हालांकि अब यूपी में भी कई जगह पे ग्राउंड वाटर का यूज़ होने लगा है, तो दिक्कतें हो सकती हैं। 2020 में स्टडी कंडक्ट की गई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बाद, उसमें कहा गया कि इंडिया में 245 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है। क्या कितना? 245 बिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर निकाला जाता है, जिसमें से 218 बिलियन क्यूबिक मीटर एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज। मतलब आप सोचो, पीते हैं ही नहीं हम लोग सारा एग्रीकल्चर, अगर ना निकाला जाए तो हमारा पानी कितना बचेगा ना ग्राउंड वाटर। तो ये भी देखने वाली बातें हैं। खैर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 से इंप्लीमेंट की जा रही है। अटल जल, ये हाल ही में अटल जल जीवन मिशन लॉन्च किया था कुछ समय पहले ही। 7 राज्यों के 81 वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स, यानी जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज है ग्राउंड वाटर की, वहाँ पर लॉन्च किया था अटल जल जीवन मिशन। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देख लीजिए, इसमें रेशियो क्या है, 2015 में लॉन्च की, सेंट्रल स्टेट रेशियो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 75-25। नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज़ के लिए 90:10 का रेशियो है। फिर उसके बाद इरिगेशन इन्वेस्टमेंट में ध्यान देता है, हर गेंद को पानी पर ध्यान देता है। मोर क्रॉप पर ड्रॉप मोर क्रॉप, आपने पढ़ा ही होगा। वाटर वेस्टेज को भी रोकता है। नाबार्ड में जो है 5,000 करोड़ का माइक्रो इरिगेशन फंड बनाया गया था। लेटेस्ट बजट में इसमें 5,000 करोड़ और ऐड कर दिए गए हैं, तो 10,000 करोड़ का हो गया है माइक्रो इरिगेशन फंड। तो ये इतने आर्टिकल थे, 7 आर्टिकल केवी में थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।